स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के टॉपिक कवर हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले तो हमने प्रागैतिहासिक काल को, जिसमें पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को समझा। ठीक है। उसके बाद हमने आदि ऐतिहासिक काल को भी डिटेल से कवर किया, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल से कवर किया। और उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को, जिसमें वैदिक सभ्यता में हमने उसके जो ऋग्वैदिक काल का समय काल था और उत्तर वैदिक काल का जो समय काल था, उनको भी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से कवर किया। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए थे, उनको भी उन वीडियो में इंक्लूड किया था। ठीक है। पहले बच्चों आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको एक सीक्वेंस बना रहेगा आपका। ठीक है। और आसानी से आप एक हिस्ट्री को भी समझ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको हिस्ट्री पढ़नी कैसे। आज का जो वीडियो है वह ऐतिहासिक काल का है, जिसमें जो ऐतिहासिक काल का पहला पार्ट रहेगा वह रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। जिसका समय काल रहेगा 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व का। और अगर इस समय काल को, कौन से वाले, 600 ईसा पूर्व से 712 वाले इस समय काल को, अगर इस समय काल को हम बांटें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल को। ठीक है। उसके बाद रहेगा मगध साम्राज्य और उसके बाद रहेगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है। फिर रहेगा मौर्योत्तर काल और उसके बाद रहेगा गुप्त साम्राज्य और उसके बाद रहेगा हर्षवर्धन का काल। ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है वह है महाजनपद काल का। ठीक है। और समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो बात करते हैं कि महाजनपद काल थे क्या। तो जो महाजनपद थे वह प्राचीन भारत की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। और इन महाजनपदों या कह सकते हैं प्रशासनिक इकाइयों पर या तो किसी राजा का शासन होता था या किसी समिति के द्वारा यह शासित होती थी। लेकिन जब इन पर किसी समिति का शासन होता था तब यह क्या कहलाती थी, या तो कहलाती थी गणतंत्र या लोकतंत्र की तरह यह काम करती थी। तो इस तरीके से जो महाजनपद थे उन पर दो तरीके से शासन होता था। किन्हीं किन्हीं महाजनपदों पर किसी राजा द्वारा या कह सकते हैं राजशाही शासन होता था और किसी किसी पर गणतांत्रिक। ओके। तो इनमें क्या डिफरेंस था उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेते। तो पहला है राजशाही महाजनपद। तो इसमें राजशाही महाजनपदों में राज्य पर वंशानुगत राजा या सरदार का शासन था। यहाँ के शासकों ने ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को महत्व दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कौशल और मगध। ये महाजनपदों का कह सकते हैं, ये महाजनपद है, लेकिन ये एग्जाम्पल है किसकी, राजशाही महाजनपद की। ठीक है। कौन कौन सी, कौशल और मगध। ऐसी कुछ जो महाजनपद थी उन पर राजतंत्रीय प्रकार की सरकार का पालन किया जाता था, मतलब किसी राजा का शासन होता था या किसी राजा द्वारा वह संचालित होती थी। फिर है गणतांत्रिक महाजनपद। गणतांत्रिक या कह सकते हैं कुलीन महाजनपदों में राजा को राजाओं के समूह से चुना जाता था, जो अपनी लड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और वह सभा नामक एक सभा की मदद से प्रशासन चलाते थे। ओके। यहाँ ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को सामाजिक पदानुक्रम में क्षत्रियों से नीचे रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वज्जी में सरकार के कुलीन तंत्र के रूप का पालन किया गया और ऐसे महाजनपदों को गण संघ कहा जाता है। वज्जी एक महाजनपद है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की महाजनपद है और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका उल्लेख अवशेषों से मिलता है। फिर रही थी वैदिक सभ्यता, जिसका हमने पढ़ा था कि इसका उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है वेदों से। लेकिन अब जो है महाजनपद, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ है, वो इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। जो एक सुत्त पिटक का भाग है, उसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितनी महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का। ये इस तरीके के कुछ महाजनपद थे जिनकी गिनती कितनी है, 16, और उसका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला,
हर एग्ज़ाम में कह सकते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ से संबंधित है, या कह सकते हैं कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में, तो वह है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब एक एक करके इन 16 महाजनपदों को डिटेल से जानते हैं कि इनकी राजधानियाँ क्या थी और वर्तमान में ये कहाँ कहाँ तक फैले हैं। पहला है अवंती, जो वर्तमान में मालवा है और जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भाग में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी थी माहिष्मती, जिसको अभी महेश्वर के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर हे वंश का शासन था। प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है अस्मक, यह कह सकते हैं अस्सक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, तो वह था अस्मक या अस्सक। इसकी राजधानी थी पोटन, जिसे बोधन के नाम से अभी जानते हैं, और इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे, और इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था, और बाद में यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंग। यह बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। यह चंपा नदी, जिसको अभी चंदन नदी के नाम से जानते हैं, द्वारा मगध से अलग होता था। इसकी राजधानी भी चंपा ही थी, जिसे पहले मालिनी नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इसी अंग देश का राजा था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया था। नेक्स्ट है कंबोज। यह गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार के क्षेत्र में स्थित था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थित है। चंद्रवर्धन और सुदक्षिणा इसके 2 सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट है काशी। काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच बसा था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस, जिसे पहले वाराणसी कहते थे, जिसका नाम वरुणा और असी नदियों के नाम पर पड़ा था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। इसका कौशल, मगध व अंग राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था, और यह भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। नेक्स्ट है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो बाद में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई। इसमें आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के तथा यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र शामिल थे। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कौशल या कौशल। वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। यह पूर्व में गंडक, जिसे शास्त्रों में सदानीरा कहा गया, पश्चिम में गोमती और दक्षिण में साई, जिसे सर्पिका नदी कहते हैं, और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी व दक्षिणी 2 हिस्सों में बीच में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या थी और श्रावस्ती इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती व सिरपुर, जिसे अभी श्रीपुर के नाम से जानते हैं, दक्षिण कौशल की राजधानी थी, और कौशल के सबसे प्रतापी राजा थे प्रश्नजीत। नेक्स्ट है गांधार। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इस राज्य में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और यहीं भारत का पहला विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ था। इस स्थान पर किए गए पुरातात्विक उत्खननों के दौरान 3 प्रमुख बस्तियों को रेखांकित किया गया है, भीर, सिरकप और सिरसुख, जिसमें भीर का टीला इस नगर की प्राचीनतम बस्ती थी। नेक्स्ट है
पुक्कुसती या पुष्कर सेन 6वीं शताब्दी में यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ जिसने अवंती को पराजित किया था। नेक्स्ट है चेदी। चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था और इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो श्रेष्ठीवती के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय और यह 8, कुछ जगह पर 9 है, राज्यों का एक संघ था जो अट्ठकुलिक कहलाते थे। यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। वज्जियों की इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी और विदेह और ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। मतलब 8 में कुछ इंपॉर्टेंट थे जो थे वज्जी, लिच्छवी और विदेह और ज्ञात्रिक, जिसमें से ज्ञात्रिक की राजधानी थी नादिका और जैन महावीर इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली जो लिच्छवियों का था और वह क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के में गंडक नदी के तट पर स्थित वागड़ से की गई है। फिर है विदेह। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो वर्तमान नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। पुराणों में इसे वीसल नामक शासक का नगर बतलाया है जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। और लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी जो कुल है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। वज्जी गणसंघ के शासक चेतक जो त्रिशाला कौन थी? महावीर की माता थी, उसका भाई था कौन? चेतक। और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना के पिता भी थे कौन? चेतक। ठीक है। नेक्स्ट है वत्स या वंश। यह उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जिसको अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है। तो बच्चों इससे ये चीज़ तो समझ आ रही है कि जो ये समयकाल था इसमें बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का विकास हुआ है। ठीक है। तो जिन बच्चों को बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के बारे में जानकारी या क्लासेस लेनी है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका प्रतापी राजा उदयन था। नेक्स्ट है पांचाल। इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था जिसमें रोहिलखंड आता था। यह गंगा नदी द्वारा 2 शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी जिसको आधुनिक बरेली के रामनगर से जाना जाता है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी जिसको फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल के नाम से जाना जाता है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है चुलानी। ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। अब है मत्स्य, जिसको मत्स्य भी कहते हैं। यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसे वर्तमान में वैराट के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दिया था। नेक्स्ट है मल्ल। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान कुशीनगर या कासिया है। दूसरे की राजधानी पावा या पौ थी जो वर्तमान फाजिल नगर है। गोकाक को वहां का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। नेक्स्ट है सुरसेन या सूरसेन। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है और यह नगर गंगा के ऊबर मैदानों के द्वार पर स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था जो बुद्ध का शिष्य था और उसी के प्रयासों से इस राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। अब है मगध। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। शतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है क्योंकि गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण यह अत्यंत उपजाऊ
क्षेत्र था और इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसको अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से भी जानी जाती थी। बाद में वैशाली एवं पाटलिपुत्र इसकी राजधानियां भी बनी। मगध को बहुत डिटेल से भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मगध साम्राज्य के ऊपर ही रहेगा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे जो 16 महाजनपदों से भी रहेंगे और मगध साम्राज्य से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये अभी नया चैनल है, तो आप लोगों के सपोर्ट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बच्चों।